Hello, dear friends. Welcome to our education. Hello, friends. So let us start our practice set, and this will be beneficial for all the PRT examination for all the schools all over India. Now let us start with first question. Here, this sentence has been divided. This sentence has been divided into four parts. We have to find the part which has having error in it. Whole the country applauded the courage of the armed forces, and the answer is one, because whole the country we cannot use. We will use whole country applauded. This custom has been prevalent in India since immemorial time, and the answer is since immemorial time is incorrect. The climate of Pune is more pleasant than Delhi, and the portion which is having error is than Delhi. It will not be that will use than Delhi. We have to write then that of Delhi. Next is introductory part of a literary work is known as prologue. So the answer is prologue. Prologue means हिंदी में वी कैन कॉल इट प्रस्तावना, जिसमें एक जब भी आप बुक खोलते हैं तो बुक के बिगनिंग में एक पेज रहता है, उसमें पूरा जो समरी टाइप का लिखा रहता है पूरी बुक में क्या क्या कंटेंट है, तो दैट थिंग इज़ नोन एज प्रोलॉग इन इंग्लिश. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु एब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स. जो बिल्कुल शराब नहीं पीता है, इंग्लिश में उसको टी टोटलर बोलते हैं. नेक्स्ट इज रिलीजन टीचेस अस नॉट टू रन आफ्टर द ट्रांजिएंट प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड. इस क्वेश्चन में आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इस अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट ढूंढना है. ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, सो टेम्पररी का अपोजिट रहेगा परमानेंट, एंड द आंसर इज परमानेंट टू. देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंकोर बिटवीन द टू लीडर्स. टू लीडर्स है तो उनके बीच में हमेशा राइवलरी रहती है. राइवलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, है ना, कंपटीशन. तो प्रतिस्पर्धा का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका फ्रेंडलीनेस. क्वेश्चन नंबर 8, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का सही जो करेक्ट मीनिंग है दैट यू हैव टू फाइंड. फर्स्ट है अ रेड लेटर डे. अ रेड लेटर डे का मतलब होता है अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट. जिस दिन बहुत ही ऐतिहासिक कोई घटना घटी हो, दैट डे इज़ नोन एज रेड लेटर डे. टू शो द वाइट फेदर. जब आप वाइट फेदर दिखाते हैं तो इसका मतलब आप कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं. टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज. Complete each sentence given below with the appropriate alternative from those that follow. He never takes sides and always remains unbiased. So the answer is unbiased. Okay. He is generally afraid as he lives in the world of illusions. भ्रम, माया, कल्पना, काल्पनिक संसार में रहता है. सो द आंसर इज इल्यूजन्स. नेक्स्ट इज द फिल्म बिगिन विथ एन एरी सीन. एरी का मतलब होता है हॉरिबल, स्ट्रेंज. War is not only inevitable means to decide a long standing dispute. Inevitable का मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. सो द आंसर इज अनअवॉइडेबल. नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15. तो फर्स्ट वर्ड इज़ पैथेटिक. तो फर्स्ट वर्ड ही मुझे जो है ये सही लग रहा है, पैथेटिक. बाकी स्पेलिंग सब रॉन्ग है क्योंकि पी के बाद एकदम से ए आ जाता है. फिर थैटिक में तो यू मे बी नोइंग दैट THETIC, पैथेटिक. नेक्स्ट इज 15 है डिसीव. डिसीव का मतलब किसी को धोखा देना. दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग करेक्ट
फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, आप इसको क्लोज करके, मतलब इसमें स्क्रीन में बिना देखे आप अपने इमेजिनेशन से रफ शीट में स्पेलिंग अपने आप देख के लिखो, इसमें से मत देखो, है ना। तो जो आपने ये स्पेलिंग लिखी है तो वो स्पेलिंग सही होती है, क्योंकि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेव होती है। बट जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको 4 स्पेलिंग देख के बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आप वर्ड पढ़ लो और तुरंत जो है बिना स्क्रीन पे देखे जस्ट कीप ऑन राइटिंग द स्पेलिंग ऑन योर ओन। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर कीजिए। एक्चुअली जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं ये आपके CSB आर्मी स्कूल का जो PRT का एग्जामिनेशन होता है उसमें नहीं आते हैं बिल्कुल भी। सो आई मस्ट टेल यू दैट आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको आर्मी स्कूल के टीचर्स के लिए प्रैक्टिस मत कीजिए। अदरवाइज़ बाकी जितने भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया उन सारों में, जैसे नवोदय विद्यालय स्कूल हैं, सैनिक स्कूल के टीचर्स हैं, KVs के जो टीचर्स हैं और जो स्टेट लेवल बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए हिंदी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट नॉट इन द आर्मी पब्लिक स्कूल्स। फिर भी हम चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। हिंदी ऑलमोस्ट हमारी मातृभाषा है तो ये सिंपल ही होती है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट इज, स्वागत का सही संधि विच्छेद करिए। सु प्लस आगत, इट मेक स्वागत। नेक्स्ट है, मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है उसे चुनिए। इसमें जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो आपका जो सेकंड वर्ड होता है वो मेन रहता है, क्योंकि इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मद में उन्मत्त। और इनको ब्रेक करने के लिए तत्पुरुष में का के की लगाते हैं, मैं लगाते हैं, से लगाते हैं और के लिए लगाते हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा हो जाएगा मद मैं। तो देखिए मैंने बोला था मैं आता है इनमें, तो मैं आ रहा है तो इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका, आवश्यकता से अधिक धन संचय करना। इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपका आंसर है परिग्रह। परिग्रह का इंग्लिश में मतलब होता है एक्सेशन टू कलेक्ट, किसी चीज़ को संचयन करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, दैट इज परिग्रह। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए एंड द आंसर इज उज्ज्वल। नेक्स्ट इज, राधा ने खाना पकाया इस समय। इस वाक्य में कौन सा काल है उसे चुनिए। आपका आंसर है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में आपको टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता तो चल रहा है राधा ने खाना पकाया, बट कब पकाया, कौन से समय में पकाया, इसका बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, बिल्ली छत पर बैठी है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। इसका आंसर है आपका अभिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कीजिए। तो उसको बोलते हैं संधि। जब दो वर्णों का या फिर दो अक्षरों का मिलाप होता है तो उससे संधि बोलते हैं। जैसे अगर हम सु प्लस इंदर को मिला देते हैं तो उससे बन जाता है सुरेंदर। ठीक है, तो ये आपका संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। ये जो क्रिया है आपकी अकर्मक, इसके साथ कर्म नहीं है। पतंग उड़ रही है पर कहाँ उड़ रही है, किस समय उड़ रही है, इसका पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। शैलजा, शैल, भूधर, अचल,
शैल पत्थर होते हैं, भूधर जो भू के ऊपर खड़ा रहता है, अचल जो हिलता नहीं है, शैलजा देवी का नाम है, तो शैलजा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। प्रत्यय होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, अगर आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में पढ़े हैं तो इंग्लिश में पढ़े हैं तो उसी का हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको हम प्रत्यय यानी जो वर्ड के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे इसमें गंवार में पीछे लगने वाला शब्द है आर, तो इसमें प्रत्यय है आर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। अब विशेषण क्या होता है, इंग्लिश में देखें तो विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, जो किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। गोरा, पतला, गोरा भी विशेषण है, पतला भी विशेषण है, पर वह विशेषण नहीं है, ये प्रोनाउन है। सूक्ष्म, भारत, यमुना, भारत और यमुना ये किसी के नाम है, तो ये दोनों तो नाउन है, ये भी नहीं है। काला, ऊंचा, सुंदर, है ना, तो ये तीनों चीज़ें क्वालिटी हैं किसी न किसी की, तो इन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। शील, वज्र, वसंत, भगदड़। स्त्रीलिंग शब्द को अगर हम वाक्य बना के देखेंगे तो उनके आगे स्त्रीलिंग जैसा ही साउंड आना चाहिए। जैसे शील का नहीं पता चल रहा, वज्र पड़ा है, आके मेल मेल जैसा वॉइस आ रहा है। वसंत आया, वसंत भी मेल हो रहा है। भगदड़ मची, फीमेल जैसा साउंड हो रहा है, तो आपका स्त्रीलिंग भगदड़ है। नेक्स्ट है, आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो आपत्ति का बहुत सिंपल है, अनापत्ति। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। अगर हम आगे के उस जगह पे जो वर्ड लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं, तो उत लगा है इसमें। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लिंक एग्जाम्स विथ आधार कार्ड। वो है आपका बिहार। आधार कार्ड से लिंक करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो चीटिंग के केसेस होते हैं, नकल के केसेस होते हैं, वो बिहार में ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकपाल। लोकपाल जो होता है, सरकारी ऑफिसों में जो करप्शन होता है उसको जांच करने के लिए एक समिति होती है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है ये। बाकी अगर हम बाकी क्वेश्चंस देखते हैं तो ये सारे 2016 के हैं, तो इन करंट इवेंट्स को रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 2020 के ही करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे। फिर भी कुछ जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है वी कैन अटेम्प्ट देम। नेक्स्ट है, द कलिंगा प्राइज इज़ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कलिंगा प्राइज इज़ गिवन बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और जो कलिंगा प्राइज़ होता है वो अगर आप साइंस के फील्ड में या साइंस को पॉपुलराइज करते हो अपने एरिया में, अपनी कंट्री में, तो उसके लिए बेस्ट एफर्ट करने के लिए कलिंगा प्राइज़ दिया जाता है। और इस प्राइज़ को इनिशिएट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो बीजू पटनायक को भी जाता है, उनकी फाउंडेशन को भी जाता है। द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही है, बट फ्रेंच भी है। फ्रेंच इसलिए है क्योंकि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ सिचुएटेड इन पेरिस। नेक्स्ट है आपका, ये 2016 का क्वेश्चन है, नो नीड टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इश्यूड इन द विशाखा केस पर्टेन टू। विशाखा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी वर्किंग लेडी है तो यू मस्ट नो दैट हर किसी ऑफिस में एक विशाखा सेल होता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। ये 2016 का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका जो आंसर है दैट इज़ परिमर्जन नेगी। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज़ गिवन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
रियो ओलंपिक्स, ये भी ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो अनब्रेकेबल है। वो इसलिए है क्योंकि उनका जब फॉरेन कंट्री में जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी शी केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग और अपने 3 बच्चों को रेस करने के बाद वो फिर से जो है दोबारा से फॉर्म में आई और उन्होंने दोबारा से नंबर 1 जो है वर्ल्ड की सीट होती है उसको हासिल किया। नेक्स्ट है द पेरिस एग्रीमेंट, ये 2016 का है। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच फीमेल बैडमिंटन प्लेयर गॉट सिल्वर मेडल एट रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक्स में हम सबको पता है वो पीवी सिंधु ने लिया था। बाउंसिंग ऑफ चेक हैज़ बिकम एन ऑफेंस नाउ, व्हाट इज़ द पनिशमेंट एट प्रेजेंट फॉर द सेम। चेक बाउंस का मतलब होता है अगर सपोज किसी ने आपको चेक के थ्रू पेमेंट किया है और उस चेक को आप अपने अकाउंट में सब डिपॉजिट करते हैं और जब डिपॉजिट करते हैं तो देखते हैं कि उस चेक का जो होल्डर है, उस चेक का जो ओनर है, उसके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है या कोई उतना बैलेंस अमाउंट नहीं है जितना उसने चेक में मेंशन कर रखा है। तो उस केस में क्या होता है, बैंक का भी टाइम ख़राब होता है और जिसको वो चेक मिला होता है उसको भी हेडेक रहता है। तो इसलिए अब ये एक क्राइम है और इस क्राइम के लिए जो भी बाउंस चेक किसी को देता है उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है। Where has the world's largest single rooftop solar power plant has been inaugurated recently? This again is question of 2016, but still answer is Amritsar. Solar पावर प्लांट, देखो जिस जगह में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर सोलर पावर पॉइंट ज़्यादा चलते हैं क्योंकि सोलर जो प्लांट होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट। To maintain law and order in the country, police department need major reforms. Present working condition of policemen are not good. ये आपका स्टेटमेंट है। अब कोर्स ऑफ एक्शन में 2 इसके स्टेटमेंट है। देखिए, अब पुलिसमैन की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन सब को करेक्ट करने के लिए, उन सब को रिफॉर्म करने के लिए क्या एक्शन किए जाने चाहिए। फर्स्ट है मोर फैसिलिटीज़ लाइक वेल इक्विप्ड व्हीकल्स। उनके व्हीकल्स बहुत पुराने हैं इसलिए अच्छे व्हीकल्स होने चाहिए जिसमें उनको प्रोटेक्शन मिल सके। उनके जो आर्म्स हैं दे ऑल्सो आर वेरी आउटडेटेड, तो लेटेस्ट आर्म्स जो पुलिस फोर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। एम्यूनिशन, बेटर सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड टू पुलिसमैन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है मैन फोर्स एट पुलिस सर्विसेज शुड बी इंक्रीज। जो मैन पावर है, जो स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट की, उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर जो आंसर की में था वो था, अगर आपको लगता है केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो द एज पर आंसर की दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो इसके 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं। फर्स्ट है ऑल इंडियंस इंजॉय सेम राइट, इट्स नॉट सम, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेम राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सेकेंड इसका कंक्लूजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलीव इन रिलीजन। तो जो इसका बहुत करेक्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसा नेशन जिस कंट्री में गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। सपोज करो आपको मैं अगर एग्जांपल दो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो एक मुस्लिम कंट्री है। और अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है बोला जाता है, तो इसका मतलब नेपाल में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर वो हिंदुओं का देश है। बट अब जो है उसका हिंदू राष्ट्र हटा दिया गया है, नेपाल को भी, उसको भी सेकुलर स्टेट बोल दिया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बट इंडिया जो है, इंडिया का कोई अपना राष्ट्र धर्म नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो इसके जो 2 कंक्लूजन निकलते हैं, फर्स्ट है ऑल इंडियंस इंजॉय सम राइट, सेम राइट होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है, सेम राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। कोई सा भी रिलीजन हो इंडियंस का, बट सब के राइट्स मतलब उनके जो अधिकार हैं वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलीव इन रिलीजन। तो इसका जो आंसर आएगा अगेन फिर यही वाला आंसर आएगा,
ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट है म्यूज़िक नॉट ओनली एंटरटेन्स बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। तो इसके कंक्लूजन निकल रहे हैं, म्यूज़िक इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टू कीप योर सेल्फ मेंटली फिट यू शुड लिसन टू म्यूज़िक। तो दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको अपने आप को एंटरटेनमेंट करना होता है तो म्यूज़िक से बढ़िया सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है टू कीप योर सेल्फ मेंटली फिट। अगर आपको अपने आप को मेंटली फिट रखना है तब भी आपको म्यूज़िक ही सुनना पड़ता है। तो जो इसका आंसर है उसमें मुझे दोनों ही कंक्लूजन इसके करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा अगर आपको अपने आप को मेंटली फिट रखना है तब भी आप म्यूज़िक सुन के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप सैड होते हो तो आप थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, आपका सैडनेस दूर हो जाता है। अगर आप खुश होते हो तब भी आप गाने चलाते हो, इन्जॉय करते हो। अगर आपको कभी भजन सुनने का मन होता है तो भजन सुन के आप बहुत पीसफुल और काम महसूस करते हो। तो हर ओकेजन के लिए आप अगर म्यूज़िक सुनो तो म्यूज़िक आपको मेंटल पीस देता है। Next question is, if the position of the first and fifth digit in the number dash 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 are interchange। सबसे पहले हमको नंबर लिखना पड़ेगा 7 2 1 0 3 4 2 6। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट और फिफ्थ का पोजीशन इंटरचेंज करनी है। और ये देखिए फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड यहाँ से होगा। तो फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है, राइट। तो इनकी पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 0 यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सिक्स डिजिट, ये सेकंड डिजिट है और ये 6 डिजिट है। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन फॉर थर्ड एंड 7 डिजिट ऑल्सो। ये थर्ड डिजिट है, इन दोनों की पोजीशन भी हम चेंज कर दें। ये थर्ड डिजिट है, 2 को मैं यहाँ सॉरी ये थर्ड डिजिट है। ये थर्ड डिजिट है, नेक्स्ट है ऐसे ही 4 और 2 का भी जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। 2 4 की जगह पे आ गया और 4 2 की जगह में चला गया। अब लास्ट ये बच गए। हाँ तो 7 3 की जगह आ जाएगा और 3 7 की जगह चला जाएगा। और सॉरी ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हमने बनाया 3। तो ये हमको डिजिट मिल गई है ऐसे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देन व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 डिजिट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और सम का मतलब होता है प्लस। प्रोडक्ट हमको बाद में निकालना है, सम हमको पहले निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 ये हो गए और लास्ट 2 ये हो गए। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो 3 और 4 7 आ गया, 4 5 6 7, 1 और 0 1 आ गया। ओके तो 7 और 1 मिला हमको प्रोडक्ट सम। अब बोलता है प्रोडक्ट निकालो, तो 7 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। बाप रे इतना लंबा करो तब जाके एक नंबर मिलता है। तो हमारा आंसर आया 7। नेक्स्ट है, इन अ क्लॉक एट 6:15 AM आवर नीडल इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट नीडल एट 12:45 PM। इसके लिए भी हमको क्लॉक ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सपोज ये क्लॉक है, इन अ क्लॉक एट 6:15 हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है।
तो 6 बज चुके हैं, पर ये AM है, ओके। तो 6 बजने के बाद जो हमारा आर एंड है वो यहाँ पे रहेगा और जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे रहेगा। तो बोल रहा है आर नीडल इज़ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट और नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। हमको चारों डायरेक्शन मिल गए हैं। इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट नीडल एट 12:45 PM। अब ये ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो चलो हम 12 भी बना देते हैं। तो 12 बजे ये जो आर हैंड है यहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ अगर होता है तो। इरेज नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो हम अब जो है 12:45 ड्रॉ करना है हमको ना। तो 12:45 तो हमारा आर हैंड यहाँ पे हो जाएगा और 45 होगा 9 पे, है ना। मिनट हैंड यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये अनटाइडी सा हो रहा है, बट आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये 12:45 ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, वुड बी मिनट नीडल, मिनट नीडल, ये मिनट की नीडल है, राइट। तो ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इसको, है ना। तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा मिनट नीडल, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सलमान एंड आमिर लाइक हारमोनियम एंड पियानो। इसमें सबको बनाना पड़ेगा। तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो पहले हम सलमान को ड्रॉ करते हैं। S फॉर सलमान, A फॉर आमिर। तो सलमान और आमिर को हारमोनियम, इसको भी हारमोनियम, पियानो, इसको भी पियानो, इन दोनों को हारमोनियम और पियानो पसंद है। उसके बाद आ रहे हैं आमिर और अक्षय, सॉरी आमिर तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब आया हमारे पास अक्षय। इनको पसंद है फ्लूट एंड सितार। तो आमिर ये रहा, ये आमिर है, इसको फ्लूट भी पसंद है, इसको सितार भी पसंद है। और ऐसे ही अक्षय को फ्लूट भी पसंद है और सितार भी पसंद है। नेक्स्ट आते हैं शाहरुख, शाहरुख एंड वरुण। शाहरुख और वरुण को पियानो और तबला, पियानो और तबला। बट सलमान, अक्षय एंड वरुण लाइक गिटार। सलमान को गिटार, सलमान, अक्षय को गिटार और वरुण को गिटार। हु लाइक्स फ्लूट, सितार एंड गिटार। फ्लूट, सितार एंड गिटार, तो ये मिल गया हमको। ये कौन था, एक ये हमारा है अक्षय। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, बट एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए जितना हो सके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग को। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट नेवरदलेस आपके ब्रेन का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द डायग्राम विच बेस्ट रिप्रेजेंट द क्लासेस गिवन बिलो। ईयर, मंथ, वीक। देखिए ईयर के अंदर मंथ आता है और मंथ के अंदर वीक आता है, तो इसका बहुत सिंपल डायग्राम होना चाहिए। जो सबसे आउटर सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स ईयर, और उसके अंदर का जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है मंथ, और उसके अंदर का सर्कल वो रिप्रेजेंट करता है वीक को। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका 2 है। नेक्स्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 59 to 61 select the related word number figure from the given statement। ये वाला फिगर इक्वल्स टू ये वाला फिगर है, तो ऐसे ही ये वाला फिगर के 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ढूंढना है। ये वाला आंसर मैंने ट्राई किया था,
बट इसका आंसर मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। आंसर की के अकॉर्डिंग तो जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, बट इसका ये कैसे रेशियो बन रहा है, ये को रिलेटेड कैसे हो रहा है, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आया बहुत इसको ढूंढने के बाद भी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश अगर तेलंगाना से रिलेटेड है तो हरियाणा भी पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब से जो है हरियाणा को अलग किया गया था, सिमिलरली आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो स्टेट है वो अलग बना है। नेक्स्ट है 100:10 है, तो किसका रेशियो 0.001 होगा? 100 का रेशियो 10 है, यानी 10th का 10वां हिस्सा 100 है ना। अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तब हमारा 100 आया, राइट। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट जो पोजीशन है उसका नहीं पता, बट सेकंड पोजीशन पता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक मिनट, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आना चाहिए, मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, तो आपका आंसर आ रहा है 0.01। तो ये आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज व्हेन इज़ ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, एंड दैट इज़ 10 दिसंबर। नेक्स्ट इज फीफा कप, ये पुराना क्वेश्चन है। कलिंगा अवार्ड, ये हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। तो कलिंगा अवार्ड इज़ गिवन फॉर साइंस। नेक्स्ट है आपका What was the position of India in terms of medal tally at the recently concluded Rio Olympics? Rio Olympic में जो इंडिया का पोजीशन था वो 6-7 था, यानी 67 था। The 2020 Summer Olympics will be held in टोक्यो। इनको टोक्यो में होना था, इसी साल होना था 2020 में, बट कोरोना के कारण ये एक्सटेंड हो गई है डेट। Currently how many member countries are there in United Nation? तो उसकी जो कंट्रीज़ की नंबर है, स्ट्रेंथ है, दैट इज़ 193। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड इज़ ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया से सबसे ज़्यादा कॉटन वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है, इसमें भी ये फिगर्स होते हैं, फिगर्स को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा आपको फिर से अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें शेप्स को ऑब्जर्व करना होता है बहुत माइन्यूटली। ये जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट है, फेड है, तो आप लोग को देखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट इनके एरो के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट से आप इनका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ऐसे मुड़ा है, तो उसके बाद फिर ये ऐसे मुड़ गया है ना। तो पहले 15 और 15 30% मुड़ा है, तो उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ मुड़ गया है, बिल्कुल ऐसे मुड़ गया है। तो हम भी, और ये ऊपर की तरफ था तो ये राइट की तरफ आ गया है, ठीक है। अब तीसरे वाले की पोजीशन देखते हैं। तीसरा वाला इस साइड था, तो अब ये इस साइड हो गया है, मतलब इस तरफ गया है। तो ऐसे ही हमको इनकी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। इसका आंसर तो ये है, और इसका आंसर यहाँ पे ब्लैंक है, जो हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अगर ये ऐसा है तो अब ये ऐसा सीधा लेट जाएगा, इसको ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब ये ऐसा था तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा हो गया था। तो ऐसे ही अगर ये टेढ़ा है तो सेकंड पोजीशन में इसको बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर ये डाउनवर्ड है तो अब इसको इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये अपवर्ड था तो ये ऐसे इतना घूम के आया था, है ना, 15 डिग्री घूम के आया था। तो ऐसे ही ये अगर नीचे की तरफ है तो ये अब इधर की तरफ घूमना चाहिए इसको 15। अब ये थर्ड बचा हमारा, ये इधर की तरफ है, तो अब इसको इधर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो इनका लास्ट वाला जो इधर की तरफ था तो ये ऐसे हो गया था, इधर की तरफ सीधा हो गया था, टेढ़ा था ना, ये सीधा हो गया था। तो ऐसे ही हमारा टेढ़ा है, तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी ऐसे सीधी होनी चाहिए। तो इसको भी हम सीधा कर देते हैं, तो हमारी तीनों शेप मिल गई। ये वाला आंसर हो रहा है मेरे हिसाब से। तो ये है इसका आंसर, तीनों बिल्कुल एक लाइन में सीधे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये नंबर आपको कंप्लीट करना है 2, 3, 14, 29, 50,
50। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा व्हाट इट वुड बी, मैंने इसको भी निकालने की ट्राई किया था बट आई कुड नॉट फाइंड द आंसर, बट एज पर द आंसर की द करेक्ट ऑप्शन इज 77। इफ़ यू हैव द ट्रिक हाउ दिस आंसर हैज़ बीन फाउंड आउट, यू प्लीज़ राइट डाउन दिस इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये भी सीरीज़ है, आपकी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है। ए के बाद बी सी आ गया, सी के बाद डी ई आ गया, ई के बाद एफ जी आ गया, तो दो दो का डिफरेंस है। तो जी के बाद एच, जी के बाद एच आई आना चाहिए, दो दो का ही डिफरेंस। बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच के बाद आई जे आना चाहिए, है ना। जे आना चाहिए। जे के बाद के एल, एल आना चाहिए। एम के बाद एन एम एन ओ, ओ आना चाहिए, ठीक है। आई जे एल ओ, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर स्कूल शीला वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। इसमें भी पहले हमको डायरेक्शन निकालने पड़ेंगे। सपोज ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ करते हैं, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड की तरफ का जो एरिया होता है उसको ईस्ट करते हैं। और अगर आप जो है मैनुअली निकालते हैं तो जिस तरफ आपको पता ही होता है आपके घर में, आपके एरिया में किस तरफ से सूरज निकलता है, तो उस तरफ आप अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है। और जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो शीला वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये शीला है। शीला जो है 2 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और ये हो गया उसका 2 किलोमीटर। देन टर्न्स टूवर्ड हर लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर मोर। अब जो है ये 2 है, अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ी, ये तो राइट हो गया, ये उसका लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट की तरफ गई और फिर से 2 किलोमीटर चली। शी टुक लेफ़्ट टर्न, यहाँ पे पहुँच गई है, तो अब उसका लेफ़्ट कौन सा होगा, ये राइट होगा, ये उसका लेफ़्ट होगा। तो फिर यहाँ से ये लेफ़्ट की तरफ गई एंड वॉकड फॉर 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर चली। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम हर स्कूल एंड एट व्हाट डिस्टेंस आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर स्कूल। तो ये उसका स्कूल था, इधर से स्कूल से वो इतना डिस्टेंस कवर करके गई है ना। तो इन विच डायरेक्शन इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम हर स्कूल एंड एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 2 ही है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको स्क्वायर भी बनाते हैं, तो ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 ही किलोमीटर होगा। तो जहाँ से चली थी वो ये इसका स्कूल था, स्कूल से जितना भी घूम के गई वो बट वो अभी जौन से पोजीशन में है वो पोजीशन उसके स्कूल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब 2 किलोमीटर वाले हमारे पास 2 आंसर हैं, बट जो उसका डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की तरफ है ना। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पहुंची है शीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एस डोनेट्स प्लस, डी डोनेट्स माइनस, पी डोनेट्स मल्टीप्लाई एंड क्यू डोनेट्स, ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 5 और p का मतलब है मल्टीप्लाई, तो p मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं हम। q का मतलब है डिवाइड है, ये डिवाइड इनटू 1 कर देते हैं। वन 5 8, डी डोनेट्स माइनस, इसमें माइनस लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं 5, उसके बाद हम निकालते हैं इक्वल्स टू। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एस भी कहीं पर होना चाहिए, बट एस कहीं पर दिख नहीं रहा है, इन्होंने किसी एस को 5 बना दिया है ना, तो ये आंसर ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो लेट अस लीव इट।
In a class of 45 students, Rima secured 12th rank in the class, but her best friend Sona secured 3 ranks below her. What is the rank of Sona in class from below? 45 स्टूडेंट है तो जो रीमा का पोजीशन है वो 12th है. ओके, तो जो रीमा की फ्रेंड है वो हर बेस्ट फ्रेंड सोना सिक्योर 3 रैंक्स बिलो हर. बिलो का मतलब उसके बाद की 3 रैंक, 12, 13, 14, 15. तो इसका मतलब जो सोना की पोजीशन है वो है 15th. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ सोना इन क्लास फ्रॉम बिलो? बिलो का मतलब है नीचे से, नीचे का मतलब हो गया लास्ट स्टूडेंट. लास्ट स्टूडेंट उनकी क्लास में होगा 45th. तो 45 में से हम 15 को माइनस कर देंगे. 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30. बट 30 आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इस वाले नंबर को भी माइनस करने के लिए इंक्लूड कर रखा है, जबकि वो इस वाले नंबर पे तो सोना खुद ही विराजमान है ना. तो इसको हम प्लस, इसमें एक नंबर और ऐड कर देंगे यानी 30 + 1. तो उसकी रैंकिंग नीचे से है 31वीं रैंकिंग है. सो दिस इज़ द आंसर. अगर आप इसको मैन्युअली भी करेंगे 45, अगर आपको ऐसे करना मुश्किल हो रहा है तो आप 45 डंडे खींच के देख लीजिए ना. 45 बार छोटी छोटी लाइन खींच के देख लीजिए और नीचे से फिर काउंट करेंगे तो देखेंगे उसकी पोजीशन, सोना की पोजीशन 31st ही आएगी. डंडे का मतलब होता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है आप डॉट्स लगा के 45 आपको करना पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली. ये डायग्राम बहुत फेडेड है, थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं. जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पूरे ट्रायंगल वाले ये म्यूजिशियन हैं. और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये सिंगर्स हैं. और ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये आपके लिरिसिस्ट हैं. विच रीजन्स ऑफ द डायग्राम डोंट शो एनी लिरिसिस्ट? लिरिसिस्ट नहीं है ना. तो ये ए भी नहीं, ए भी लिरिसिस्ट नहीं है. ये डी भी स्क्वायर से बाहर है तो डी भी लिरिसिस्ट नहीं है. ये जो बी दिख रहा है बी भी स्क्वायर से बाहर है, ये भी लिरिसिस्ट नहीं है. ये लिरिसिस्ट है, ये लिरिसिस्ट है, ये लिरिसिस्ट है, ये लिरिसिस्ट है. बट इसका नंबर नहीं मुझे पता चल रहा है. ये ए तो दिखा, ये डी भी दिखा, ये बी भी दिखा, ये पता नहीं क्या है, एफ हो सकता है. फिर भी चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं. ए डी बी कहीं पर है, ये रहा ए डी बी. तो ये आंसर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ 3 क्यूब्स गिवन बिलो कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन डिज़ाइन? तो इसका आंसर भी आप लोग अपने आप ही निकाल लीजिए और किसी का निकल जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट है, द डायग्राम गिवन बिलो represent the students who study physical education, music, Sanskrit and psychology. Study the diagram and identify the region which represent students who study psychology as well as music but not Sanskrit and physical education. तो इस डायग्राम में हमको ऐसे बच्चे ढूंढने हैं हु स्टडी जो साइकोलॉजी और म्यूज़िक तो पढ़ते हैं बट संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ते. ओके, सबसे पहले हम साइकोलॉजी देखते हैं. ये वाला जो सर्कल है साइकोलॉजी का है. तो जो बी वाले बच्चे हैं ये साइकोलॉजी पढ़ते हैं बट फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन का सर्कल है वो बी को टच नहीं कर रहा है, वो जी को टच कर रहा है. ओके, तो ऐसे ही म्यूज़िक के ए वाले बच्चे हैं, ए ग्रुप के बच्चे हैं जो संस्कृत के साथ टच हो रखे हैं बट केवल ई वाला पोर्शन है जो संस्कृत और म्यूजिक दोनों पढ़ता है ना. ए बिल्कुल डिटैच है. तो बस 2 ही पोर्शन है हमारे पास, ए और बी, जो म्यूज़िक पढ़ रहा है और साइकोलॉजी पढ़ रहा है बट संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ रहा है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए + बी. नेक्स्ट है, इफ़ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज म्यूजिशियन इज रिटन एज ये देन हाउ कैन डायरेक्टर कैन बी रिटन इन दैट कोड? अब MNO UVWX, तो इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो MNO तीसरे नंबर पे MNO है, UVW, W तो नहीं आया, S आया.
है ना। तो एस का बैक साइड चल रहा है, ये मेरे ख्याल से STU है ना। एक फॉरवर्ड चल रहा है 2 और एक बैकवर्ड चल रहा है 2। ये देखिए M है ना, MNO ये फॉरवर्ड चल रहा है, और ऐसे ही S बैकवर्ड चल रहा है STU है ना। फिर से S आ गया, STU आगे की तरफ। अब ये जाएगा बैक की तरफ, GHI होना चाहिए। C है ना, CDE फॉरवर्ड, और ये G है, G बैकवर्ड चल रहा है, GHI। A आया, A आगे की तरफ चलेगा, ABC, ऐसे लास्ट है L, LMN, सिंपल है। तो हाउ कैन डायरेक्टर बी रिटन इन दैट कोड। तो सबसे पहले हम D का आगे वाला देखते हैं, DABCDEF, सबसे पहले होना चाहिए F, और उसके बाद F तो देखो चारों में ही F है ना, तो किसका ये सेकंड नंबर है होगा, GHI है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये फॉरवर्ड चलेगा, ये बैकवर्ड चलेगा, GHI। अब R फॉरवर्ड चलेगा, RST, अब इधर में आना चाहिए T, तो T वाले 3 है हमारे पास है ना, T वाले 3 है। अब E किसके तीसरे नंबर पे आगा, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, CDE, ABCDE। तो C करें अगर, तो C बैकवर्ड चल रहा है ना, CDE, यहाँ पे C करते हैं, CDE, और ये चलेगा फॉरवर्ड, CDE, E आएगा, ये E सही है, और R चलेगा बैकवर्ड, RST, ये वाला सही है। तो पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आंसर आ गया इसका करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो सबसे पहले तो हम इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, GESNIR, तो ये आपका बन जाएगा SINGER, सिंगर बन रहा है ना। तो S आपका है 3, I आपका है 5, N आपका है 4, G है 1, E है 2, R है 6। 3 5 वाला कहाँ है, ये रहा, 3 5 4 1 2 6, ये आंसर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85 सेलेक्ट द वन वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर देन ऑल्टरनेटिव्स। 84 क्वेश्चन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है। तो सबसे ज़्यादा अलग आपको क्रिकेट होना चाहिए। क्यों है ऐसा, क्योंकि जितने भी फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के जो कोर्ट होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बट जो क्रिकेट का कोर्ट होता है, जो स्टेडियम होता है, वो आपका ओवल शेप का होता है। तो बस यही बेसिस है, अदरवाइज़ तो बॉल तो चारों में ही लग रही है, तो बॉल के हिसाब से तो अलग नहीं होगा। तो स्टेडियम के हिसाब से ये बिल्कुल ऑड वन आउट हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। तो ये सबसे अलग यही लग रहा है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैसेज, आपके पर्सनल मैसेजेस को भी इधर से उधर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि न्यूज़पेपर कोई पर्सनल मैसेज को इधर से उधर नहीं सेंड करते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस ये साइन एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पॉज करके यू कैन प्लीज़ सॉल्व इट एंड डू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। From the given alternative, select the word which cannot be formed by using the letters in the given word. आपके जो letters हैं ये है मास्टर माइंड, तो स्टैंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, STAN, एंड सेंट SAINT, सेंट भी बन रहा है। सिस्टर SI, 2 S नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिस्टर जो है ये नहीं बनेगा। और सैटिन
SATIN सैटिन में बन रहा है, बट सिस्टर में 2 S आ रहे हैं और इधर पे S कहीं पे भी रिपीट नहीं है, इसलिए सिस्टर इज द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस वर्ड मास्टरमाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर. इसको तो करना पड़ेगा. पॉइंटिंग टू अ बॉय, ये एक बॉय है. अ मैन सेड, ये एक मैन है. हिज मदर यानी बॉय की मॉम, MOM, बॉय की जो मॉम है इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर. ये आदमी बोल रहा है ना, ये मेल है, मैन है, ये बोल रहा है इस बॉय की जो मॉम है शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर. अब इसका फादर बनाना पड़ेगा. ये फादर है और इस फादर की ये ओनली डॉटर है. ओनली डॉटर का मतलब दूसरी सिस्टर कोई नहीं है, बस यही है. हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू दैट बॉयज़ मदर. बॉय की मदर ये रही. मॉम का और इस मैन का क्या रिलेशन है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये फादर है, ये इस मैन का फादर है, मॉम का भी फादर है ना. तो ये दोनों तो हो गए सिबलिंग. ये ब्रदर है क्योंकि उसने बोला है ओनली डॉटर, एक ही डॉटर थी, तो एक ही डॉटर वो मॉम हो गई, तो बाकी जितने भी होंगे वो मेल होंगे यानी ब्रदर होंगे. तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू बॉयज़ मदर. तो ये सिस्टर है, ये ब्रदर है. आंसर विल बी ब्रदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज दीवानी मीन्स म्यूजिक इज़ लाइफ. ये भी करना पड़ेगा. दीवानी मीन्स ये है म्यूज़िक, ये है इज़ और ये है लाइफ. नी कोवा मीन्स लाइफ इज़. नी तो पता ही चल रहा है, नी का मतलब लाइफ है. को अलग सा वर्ड है, तो हम बस को देखते हैं क्योंकि नी इसमें है, नी इसमें भी है और नी का मतलब लाइफ है. वा इसमें है, वा इसमें भी है और वा का मतलब इज़ है. तो बच्चा KO को है ना. तो लाइफ इज़ तो ऑलरेडी हमारे पास, तो को का मतलब है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. एक और वर्ड है वासूटी. वाह है हमारे पास, ये रहा, वाह हमारे पास ऑलरेडी है, तो वाह को हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सू और टी को, SU और TE. वाह का मतलब क्या था, इज़. लाइफ होना चाहिए ना. वाह. सूटे इसका मतलब है लिव लॉन्ग लाइफ. तो आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा है, तो KO मीन्स को मीन्स ब्यूटीफुल. देन आंसर विल बी KO को. सो this is the set of 90 questions all together. We have completed this sample paper, means practice paper, and thank you for more videos so that we can post more videos for you people to practice for your upcoming exams. और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और जिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ उसके लिए आई रियली रिग्रेट, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड गिव द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. Please do like our channel, that is Wow Education, and like and share and subscribe as well our channel and share the videos and do comment. Thank you so much.